हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर बिहार जीके मैराथन की बात करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पर जो है आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर 700 से ज्यादा फैक्ट होने वाले हैं, जो कि बिहार तथ्य संग्रह और भी बुक हैं जो आपके उनसे जो है कवर यहाँ पर किए गए हैं। तो आज यहाँ पर हम कंप्लीट बिहार जीके के प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि वन लाइनर रहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको यहाँ पर जो है 71 जो है आपके टॉपिक मिलेंगे, इस टाइप में 71 टॉपिक मिलेंगे और 71 टॉपिक में आपके प्रत्येक में कुछ फैक्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है और ये सीरीज आपको 1 से 2 बार वीडियो देख लेना है अपनी एग्जाम तक। सारे आपके एग्जाम के लिए फैक्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन पक्का यहाँ पर बनने की पूरी उम्मीद रहेगी। चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। तो 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसके लिए बिहार जो है नाम पड़ा हुआ है। तो बिहार नाम कैसे पड़ा या क्यों पड़ा है? तो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण 12वीं शताब्दी में बिहार राज्य का बिहार नाम पड़ा है। बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और बिहार का क्षेत्रफल की बात की जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए बिहार का, तो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का राज्य का स्थान है 2.86% है, 2.86% पूरा जो है बिहार का क्षेत्रफल है भारत के अनुसार। और क्षेत्रफल के क्रम में अगर बात की जाए तो 12वां स्थान बिहार का आता है भारत में। अगर बात की जाए भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का 12वां स्थान है, 12 बड़े राज्यों में शामिल है। इसके बाद बिहार के गठन की बात की जाए तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा जो है की गई थी और इसी के द्वारा 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत को उड़ीसा के साथ गठन किया गया। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य शामिल था, उड़ीसा राज्य शामिल था और झारखंड राज्य यहाँ पर शामिल था। यहां से आपका बंगाल को अलग कर दिया गया था 1 अप्रैल 1912 को। याद रखना है 1 अप्रैल 1936 का समय आता है, बिहार और उड़ीसा इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल था, पश्चिम बंगाल अलग किया गया था, बंगाल अलग किया गया था। वहीं 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा भी अलग कर दिया गया और अंतिम में 15 नवंबर 2000 का समय आता है, बिहार से झारखंड राज्य को भी अलग कर दिया गया था और बिहार से झारखंड अलग एक नया राज्य अस्तित्व में आ गया था। अब बिहार का सामान्य परिचय, जैसे बिहार की जो स्थापना दिवस से कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार में स्थापना दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या के अनुसार बिहार कौन से नंबर पर है, तो भारत में जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन के मामले में तीसरा स्थान है। पहले 2 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है, तीसरा स्थान बिहार का जनसंख्या के मामले में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, नॉर्थ टू साउथ अगर बात की जाए तो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर है। वही पूरब से पश्चिम की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई बिहार की देखने को मिले। औसत वर्षा बिहार में कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर की औसत वर्षा बिहार में होती है। भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए बिहार का स्थान 8.60 मतलब कि 8.60% है। बिहार राज्य की आकृति कैसी है, तो आयताकार बिहार राज्य की आकृति बनी हुई है। बात की जाए बिहार की विधायिका के बारे में, तो बिहार की जो विधायिका है वो है द्विसदनी विधानमंडल के अंतर्गत आती है। जिस तरह आप सभी को पता होगा द्विसदनी विधानमंडल की बात की जाए तो एक आपकी विधानसभा आती है, दूसरी आपकी विधान परिषद आती है। तो इन दोनों जब जिस राज्य में होती है उसे द्विसदनी विधानमंडल कहते हैं। विधानसभा सीटों की बात की जाए बिहार में 243 243 है। विधान परिषद की सीटों की बात की जाए 75 75 है। और यही बात किया लोकसभा सीटों की संख्या बिहार से कितनी है, तो आप कहेंगे 40 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। अब यहां पर आपको 2 चीजें और याद रखना है कि विधानसभा में जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो कितनी है। तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की बात की जाए तो एससी के लिए आप कहेंगे 38 सीटें हैं, याद रखना है 38 सीटें हैं और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। टोटल जो है आपकी आरक्षित सीटें 40 है। अब देखो 40 विधानसभा में आरक्षित सीटें भी हैं और 40 ही लोकसभा में सीटें हैं, तो 40-40 आप ऐसे याद कर पाओगे। और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में बात किया है, राजकीय चिन्ह की बात किया, बिहार का बोधि वृक्ष है। ये मान लो एक बोधि वृक्ष जो है बना हुआ है पेड़ आपका, और बोधि वृक्ष के दोनों तरफ आपका स्वास्तिक के चिन्ह की आकृति भी देखने को आपको मिलती है। चलिए बिहार की प्रथम राजकीय भाषा की बात किया तो हिंदी है ना, हिंदी है। और राजकीय द्वितीय भाषा की बात किया तो उर्दू है। तो पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है बिहार की। राजकीय वृक्ष की बात किया तो वृक्ष आपका पीपल का है
और आज की पुष्प की बात की है तो गेंदा पुष्प है, और आज के पक्षी की बात की है तो गौरैया है, राज के पशु की बात की जाए बैल है, और आज की मछली की बात किया तो मांगुर है। तो आपको याद रखना है बिहार में ये जो प्रतीक चिन्ह है कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें बच सके तो याद कर लो। राज की वृक्ष पीपल, राज की पुष्प गेंदा, राज की पक्षी गौरैया, राज की पशु बैल, और राज की मछली मांगुर है। मांगुर मछली को थोड़ा सा नेट पे सर्च करके देख लेना, थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो प्राचीन बिहार में पुरातात्विक स्रोत में मुंगेर, चिरांद, चेचर, सोनपुर से ताम्र प्रस्तर तथा मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। ये सभी कैसे हैं? प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में बात करें तो लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त होता है, लोरिया अरिराज से प्राप्त होता है, और रामपुरवासी स्थानों से मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में प्राप्त होते हैं। इसी तरह बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से स्मारक प्राप्त यहाँ पर होते हैं, और खुदाई से बिहार में सिक्के और मनके भी प्राप्त हुए हैं। बिहार राज्य की सीमा की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आ रहे हैं देख के चले जा रहे हैं, शायद हो सकता है ऐसा भी होगा, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन जब आप लाइव क्लास में देखते हो कहीं ना कहीं आपको चीजें यहाँ पर ज्यादा याद होने की रहती है। बिहार राज्य की सीमा की बात किया तो आप सभी को पता होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम। तो उत्तर में नेपाल देश से सीमा साझा होती है, और नेपाल से 7 जिले से जो है सीमा साझा करता है बिहार। दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा होती है, और झारखंड से 8 जिलों के साथ सीमा साझा बिहार के होते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य प्राप्त होता है। अगर पूर्व में बात किया तो वेस्ट बंगाल राज्य की सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल से 3 जिलों की सीमा जो है आपकी लगती है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा होती है, और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले किसके लगते हैं? तो आप कहेंगे बिहार के लगते हैं। तो आप नेपाल से 7 जिले साझा होते हैं, झारखंड से 8 जिले साझा होते हैं, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा होते हैं, और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले साझा होते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके जो है एक ही जिले 2-2 राज्यों से भी सीमा साझा होते हैं। जैसे अगर हम बात की जाए यहां पर, अगर जैसे आपके बात की जाए, जैसे आपका यहां पर देखा जाए तो झारखंड एक ऐसा जिला है, झारखंड से उत्तर प्रदेश से एक जिला साझा होता है, नेपाल से पश्चिम बंगाल से भी सीमा जिला साझा होता है। तो आप चाहो तो इसका मैप रख के ना थोड़ा सा आउटलाइन मैप याद कर लो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। बिहार राज्य के प्रशासनिक विभाजन की बात की जाए तो बिहार राज्य में प्रशासनिक विभाजन में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है, और बिहार में जिलों की बात किया तो 38 जिला है। और 38 जिले में जो नया वाला जिला है, सबसे लेटेस्ट जिला आपका अरवल जिला है, याद रखना है। पंचायतों की बात किया बिहार में 8067 है। वहीं नगर निगम की बात किया तो 19 नगर निगम है, और 19 नगर निगम में जो नया वाला है वो सहरसा नगर निगम है। नगर परिषद की बात किया तो 88 नगर परिषद है, और नगर पंचायत की बात किया तो 154, आप कहेंगे 154 नगर पंचायत है। इसके बाद आपकी बात की जाए प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत के बारे में। प्राचीन बिहार के अगर साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बिहार के लिए बहुत प्रमुख है। मेगास्थनीज की इंडिका स्रोत के रूप में जानी जाती है। इसी तरह रामायण महाभारत पुराण भी आपकी किसमें? प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत के रूप में जानी जाती है। बौद्ध रचनाओं में अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय और विनय पिटक, ये सभी बौद्ध रचनाएं हैं, ये प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। और चीनी यात्रियों में फाइयान, इत्सिंग आदियों के जो यात्रा विवरण हैं, ये भी आपके प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत के रूप में वर्णन करते हैं। अब हमने कहा था नेपाल के साथ सीमा बिहार के 7 जिलों से साझा होती है। वो 7 जिले कौन से हैं? तो आपके पश्चिम से पूरब की ओर अगर 7 जिलों की बात की जाए तो आपके सबसे पहले पश्चिम में पश्चिमी चंपारण आएगा, फिर पूर्वी चंपारण आएगा, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। ये 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा को करते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है कि बिहार का प्राचीन इतिहास महाजनपद गाल के बारे में। प्राचीन इतिहास के महाजनपद गाल की बात की जाए 16 महाजनपदों में से बिहार में केवल 3 महाजनपदों का क्षेत्र विस्तार है। अब देखो जो 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, 16 महाजनपदों से सबसे ज्यादा एक ऐसा जिला है राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आपके महाजनपद हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित हैं, लेकिन बिहार में बात किया तो बिहार में आप कहेंगे
तीन महाजनपद स्थित हैं, बज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद एवं आपका अंग महाजनपद। ये तीनों महाजनपद आपके कहां हैं? बिहार राज्य में स्थित हैं। 16 महाजनपदों में से आप कहेंगे 3 महाजनपद बिहार राज्य में स्थित हैं, और एक ऐसा राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद देखने को मिलेंगे। याद रखना है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, इन दोनों में ही महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ का है, जहां से आपका जो है क्या मिलती है? आप कहेंगे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार का प्राचीन इतिहास, बज्जी संघ महाजनपद के बारे में बात करें। अब बिहार में जो 3 महाजनपद हैं, उन 3 महाजनपदों के बारे में एक एक करके कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। बज्जी महाजनपद की बात करें तो बज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसे पूरा तौर पर बज्जी कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध बज्जी महाजनपदों में लक्ष्मी महाजनपद बहुत इंपोर्टेंट था, और याद रखना है लक्ष्मी की राजधानी जो है वैशाली थी। बज्जी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बिहार का प्राचीन मगध महाजनपद के बारे में बात किया है। मगध महाजनपद एक ऐसा महाजनपद रहा है, सबसे शक्तिशाली, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में से ख्याति प्राप्त थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात की है महाजनपद की, तो मगध की राजगीर रही है, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। मान लो ये आपका मगध है, मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सबसे सुरक्षित इसीलिए इसको माना जाता है। इसका विस्तार मगध का पटना से लेकर गया तक के क्षेत्र को आप कहेंगे मगध महाजनपद के रूप में जाना जाता था, और इसका वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में भी मिलता है। इसके बाद बिहार का प्राचीन इतिहास के अंग महाजनपद की बात की है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर जिले में देखने को मिलता है, और अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो चंपा थी। याद रखिएगा, अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। याद रखना है, कहां पर मिला दिया? मगध में मिला लिया था, याद रखिएगा। आप लोग एक कमेंट कर रहे हो, पर ये कौन सी भाषा में आ रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसमें कोई और भाषा आ रही है भाई, ये कौन सी भाषा में आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, समझ गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाय 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 हाय, जी जी सभी लोगों को हाय, गुड इवनिंग, है ना, जुड़े रहिए। सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दो, जिससे अच्छा लगेगा भाई, है ना। आप लोग एक दूसरे को पहुंचाते रहते हो तो अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, शेयर कर दिया करो। चलिए, बिहार में जनसंख्या 2011 के अनुसार कुछ क्वेश्चनों की बात की जाए। बिहार में जनसंख्या जो है कुल मिलाकर जनसंख्या 10,40,99,452 आपकी बिहार की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। मतलब कि अगर शॉर्ट में अगर कभी कभी आता है तो 10.41 करोड़ आ जाता है। इस तरीके से देश की पूरी भारत की जनसंख्या की बात किया प्रतिशत में 8.6% जनसंख्या देखने को मिलेगी। अब इसमें से कुल जनसंख्या में पॉपुलेशन में पुरुष कितने हैं? मेल की बात किया तो मेल की आप कहेंगे तो 5,42,78,157 पुरुष हैं। वहीं महिलाओं की बात की जाए 4,98,21,295 आपके यहाँ पर फीमेल है, याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात किया बिहार में तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में जनसंख्या घनत्व है। अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए, हम यहाँ पर लिंग अनुपात की बात किया, सेक्स रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर एडल्ट में 918 सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है। वहीं शिशु लिंग अनुपात की बात किया, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए यहाँ पर आप कहेंगे 935 है। कितना? 935 आपका चाइल्ड शिशु लिंग अनुपात है, और एडल्ट लिंग अनुपात की बात किया तो 918 है। चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात की जाए, नेक्स्ट आता है बिहार में साक्षरता दर। अब भाई पढ़े लिखे की साक्षरता दर यहां पर कितनी है? जैसे ओवरऑल जो साक्षरता दर बिहार में है वो 61.80 61.80% साक्षरता दर है ओवरऑल। अब जिसमें से पुरुषों की बात की जाए तो 71.2% है, वहीं महिलाओं की बात किया तो 51.5% है। अब ये आपका कैसा है? ओवरऑल था, ये आपके मेल है और ये आपके फीमेल है। अब इसमें भी आपके कुछ ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए तो 59.78% है, वहीं शहरी साक्षरता दर की बात की जाए 76.86% है। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। बिहार में अगर जनसंख्या आंकड़े की बात किया, बिहार में जनसंख्या आंकड़े किस टाइप से हैं? ग्रामीण जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है 88.71%, और शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो आप कहेंगे 11.29% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बिहार में कौन से हैं? तो पटना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसके बाद पूर्वी चंपारण में है, और इसके बाद आपका मुजफ्फरपुर
भोजपुर में है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात की जाए तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, इसके बाद शिवहर में थोड़ी ज्यादा है, और उसके बाद थोड़ा अरवल में उससे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में बात की जाए तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या में बात की जाए शेखपुरा, शिवहर एवं अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात किया, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है 1880, पटना में दूसरे नंबर पर है 1823, दरभंगा तीसरे नंबर पर है 1728, याद रखना है। इसके बाद आपका आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात किया है, कैमूर, जमुई और आपका बांका जिला आता है। ये 3 आपके कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले आपके जिले हैं। ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। बिहार में साक्षरता वाले प्रमुख जिलों की बात की जाए, साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों, जहां पर मेल की बात किया तो मेल साक्षर जिला रोहतास में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर है। इसके बाद न्यूनतम साक्षर पुरुषों में बात की जाए तो पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षर है। सबसे ज्यादा पुरुषों में साक्षरता वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। महिलाओं में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला की बात की है तो आप कहेंगे रोहतास जिला ही महिलाओं में भी है, रोहतास जिला ही आपका पुरुषों में भी है। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला की बात किया तो सहरसा है, याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिलों की बात किया तो रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, इसके बाद पटना में है, और तदुपरांत आप कहेंगे यहाँ पर भोजपुर में, याद रखना है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों की बात की जाए तो पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है, इसके बाद सीतामढ़ी में उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और फिर थोड़ा सा ज्यादा आपके कटिहार में देखने को मिलेगी। देवांशी जी थैंक यू। ओके थैंक यू। बस आपको इतना मुझे कमेंट करके बता दो कि ऑडियो और वीडियो दोनों विजुअल अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको मतलब दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ऑडियो एकदम क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बिहार राज्य के प्रमुख संबंधित तथ्यों के बारे में। तो ये कुछ फैक्ट होंगे, जैसे बिहार भारत में जूट उत्पादन में बात की जाए तो जूट उत्पादन में बिहार जो है तीसरे स्थान पर, याद रखना है, तीसरे स्थान पर जूट उत्पादन में है। इसके बाद अगर बात की जाए बात की जाए तो पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। पाइराइट के अगर उत्पादन में बात की जाए तो बिहार का एक अधिकार है, याद रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यहां पर 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में जो है की गई थी। और बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात किया तो चावल, गेहूं और मक्का, ये आपकी क्या है? ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं बिहार की, याद रखिएगा। इसके बाद आता है बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार के भौतिक विभाजन में भी 3 तरीके से भौतिक विभाजन किया जाता है। एक पर्वतीय तराई क्षेत्र आता है, दूसरा मैदानी क्षेत्र आता है, तीसरा पठारी क्षेत्र आता है। पर्वतीय तराई क्षेत्र में आपकी सोमेश्वर श्रेणी आती है, और रामनगर दून आती है, और एवं दून घाटी आती है, याद रखना है। और तीनों ही कहां पर हैं? आपके पश्चिमी चंपारण में देखने को आपको यहां पर मिलती है। इसके बाद मैदान आता है। मैदान में भी आपके उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। ये मान लो आपके बिहार से गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी जो बह रही है यहां से, गंगा नदी के उत्तर वाले को उत्तरी गंगा मैदान कहते हैं, दक्षिणी वाले को दक्षिणी गंगा मैदान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपके पठार आते हैं। पठार में एक बार तरफ आपका धारवाड़ चट्टान आती है, दूसरी तरफ विंध्यन चट्टाने विभाजन जो है किया जाता है। ये भौतिक विभाजन बिहार का, याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारा आता है बिहार का पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र में अगर सबसे पहले बात की जाए, कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में बना हुआ है। इसके बाद सोमेश्वर श्रेणी आती है। नेपाल और बिहार की सीमा को यह निर्धारित करती है सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, और बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी को ही माना जाता है। रामनगर दून की बात की जाए तो इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी की बात की जाए, दून घाटी जो है आपकी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून घाटी के बीच में है, और इसे हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। याद रखना है सोमेश्वर श्रेणी और आपकी रामनगर घाटी के दोनों के बीच में दून घाटी पाई जाती है। ठीक है,
चलिए, बिहार के मैदानी क्षेत्र की बात की है तो बिहार में 96% भूभाग जो है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसमें उत्तरी गंगा का मैदान घाघरा गंडक दोआब कहते हैं, गंडक कोसी दोआब कहते हैं और कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। इस तरीके से आप देखोगे, मान लो ये आपका बिहार का मैप है, बिहार के मैप में आपका यहां पर पाया जाएगा घाघरा गंडक का दोआब मैदान, यहां पर पाया जाएगा आपका गंडक कोसी दोआब का मैदान और तीसरे नंबर पर पाया जाएगा आपका कोसी महानंदा दोआब का मैदान। दक्षिणी गंगा के मैदान की बात किया तो गंगा सोन का मैदान आएगा, यहां पर गंगा सोन का मैदान आ जाएगा, यहां पर आप देखोगे तो मगध का मैदान जाएगा और तीसरे नंबर पर आपका अंग का मैदान जो है आ जाता है। बिहार का पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार स्थित है और झारखंड से सीमा साझा करता है। इसमें धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में पाई जाती हैं। साथ ही विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात किया तो कैमूर और रोहतास जिले में देखने को मिलती है। बिहार की अगर हम जलवायु की बात की जाए, बिहार की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। याद रखना है, बिहार की जलवायु की बात की जाए, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, इसमें से अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, बंगाल की खाड़ी से दूरी प्रभावित करती है, उच्चावच प्रभावित करता है, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति प्रभावित करता है और मानसून का प्रभाव भी प्रभावित यहाँ पर किया जाता है। तो बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की श्रेणी में आती है और कई प्रभाव ऐसे हैं जो जलवायु को बिहार में प्रभावित करते हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात किया तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजन जो है की जाता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र। सबसे पहले हम उत्तर पश्चिमी अगर क्षेत्र की बात किया तो यहाँ पर औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है, जहां पर खादर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर फसलों में गन्ना, गेहूं, मक्का आदि की खेती की जाती है। इसी तरह उत्तर पूर्वी अगर क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर प्रमुख फसलों में धान, चाय और मक्का की आदि की खेती यहाँ पर जो है की जाती है। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में बात की जाए तो औसत वर्षा 95 से 110 सेंटीमीटर के होती है। यहाँ पर बांगर मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। अब याद रखना है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में खादर मिट्टी की प्रधानता मिलती है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में बांगर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर प्रमुख फसलों में गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि की कृषि जो है या खेती जो है की जाती है। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजन जो है किया जाता है। बिहार के अपवाह तंत्र की बात की जाए तो बिहार में अपवाह तंत्र को नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक आता है हिमालयी नदियां, दूसरी आती है पठारी नदियां। हिमालयी नदियां जो होती हैं वो आपकी पूर्ववर्ती नदियों के कहलाती हैं या पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। जो पठारी नदियां होती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियों की श्रेणी में हम रखते हैं। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता है। बिहार की अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो गंगा, कमला, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय, ये सभी आपकी कहां पर बिहार में बहने वाली नदियां हैं जो कुछ प्रमुख नदियों की श्रेणी में आती है। इसके बाद बिहार में नदियों के किनारे कुछ शहर भी है, जैसे बात किया है पटना, पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है। मोकामा की बात किया है गंगा के किनारे बसा है। सोनपुर की बात की जाए गंडक नदी के किनारे बसा है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा है। बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा है। छपरा की बात की जाए तो घाघरा नदी के किनारे बसा है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा है और गया फल्गु नदी, जैसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, ये फल्गु जो गया जो है आपकी फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं की अगर हम बात की जाए तो बिहार में कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं पाई जाती हैं, तो आप यहां पर कहेंगे बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना पाई जाती है। अब यह क्यों बनाई जाती है, तो इनमें बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके, सिंचाई जल संरक्षण किया जा सके, पर्यटन परिवहन को आपको लक्षित किया जा सके और ऊर्जा उत्पादन की प्राप्ति की जा सके। अब बिहार में नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे पहले आती है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है आपका 1874 ईस्वी में रोहतास जिले में किया गया था, याद रखिएगा, और बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें इससे निकाली गई हैं, एक पूर्वी सोन नहर, दूसरी पश्चिमी सोन नहर, जो कि बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र भी हैं, एक है डेहरी जल विद्युत केंद्र जिसमें 6.6 मेगावाट और बारोड़ जल विद्युत केंद्र जिस पर 3.3 मेगावाट जो है आपके
यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है आपके यहाँ पर घाटी परियोजना में स्थापित किए गए हैं। तो जल विद्युत केंद्र आपके 6.6 मेगावाट का एक है, दूसरा आपका 3.3 मेगावाट का दूसरा है। सोन नदी घाटी परियोजना में 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, और सबसे पुरानी है जिसकी स्थापना 1874 में रोहतास जिले में की गई थी। इसके बाद आता है बिहार की नदी घाटी परियोजना, दूसरी आती है गंडक। गंडक जो है आपके भारत और नेपाल की संयुक्त रूप से परियोजना है, ज्वाइंट रूप की परियोजना है। इसका निर्माण जो है 1960 में प्रारंभ हुआ था और इससे भी 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। यहां पर 15 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत केंद्र को स्थापित जो है किया गया है। चलिए, इसके बाद आता है बिहार में कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना भारत और नेपाल की भी संयुक्त परियोजना है, ये भी आपकी, जिसकी स्थापना 1954 में इसको लागू किया गया था। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, याद रखना है। और इसके तहत परियोजना में हनुमान सागर बांध का निर्माण भी किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, हनुमान सागर बांध का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना से किया गया है? आपको याद रखना है, कोसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। बिहार में कुछ जलप्रपात हैं, वेरी इंपोर्टेंट हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, रखना है। जलप्रपात के मामले में ककोलत जलप्रपात की बात किया है तो नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात की बात की जाए रोहतास में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात की बात किया है बक्सर जिले में है। और आपके यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात की बात की जाए, धुआं कुंड जलप्रपात की बात की जाए सासाराम में है। मंझार कुंड जलप्रपात की बात की जाए सासाराम में है। और तिलहर कुंड जलप्रपात की बात की जाए कैमूर जिले में स्थित है। देखो, ये वाटरफॉल्स जितने भी हैं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके आते हैं। बिहार में कुछ नहरें भी निकाली गई हैं। कौन सी नहर किस नदी से निकाली गई है? जैसे त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। तिरहुत नहर भी गंडक नदी से ही निकाली गई है। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, ये दोनों नहरें आपकी कोसी नदी से निकाली गई हैं। राजपुर नहर की बात किया है आपकी कोसी नदी से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर आपकी सोन नदी से निकाली गई है। अब देखो, जो सोन नहर लिखा है वो तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि सोन नदी से निकाली गई है। अब लेकिन त्रिवेणी नहर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तिरहुत नहर पूछा जा सकता है, आपकी राजपुर नहर पूछा जा सकता है। ये आप मिलाने के लिए आ सकते हैं, तो इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब बिहार में आती हैं झीलें, और झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि झीलों से सबसे ज्यादा एग्जाम में हर वर्ष पीवाई के उठा के देख लो क्वेश्चन बन रहे हैं, हर वर्ष बन रही है। कांवड़ झील की बात किया है बेगूसराय जिले में है। गोगा बील झील की बात किया कटिहार जिले में है। कुशेश्वर झील दरभंगा जिले में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर जिले में है। अनुपम झील कैमूर जिले में है। सिमरी झील सहरसा जिले में है। जगतपुर झील भागलपुर जिले में है। मोती झील मोतिहारी में पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आती है। सरिया मंझील बेतिया में है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में आती है। और आपकी पीपरा मंझील की बात किया मोतिहारी में, ये भी पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत जो है आपकी आती है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये मुझे बताओ, जितने लोग वीडियो देख पा रहे हो, कहां से किसके सिटी से वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताइएगा मुझे एक बार। बिहार में अब हम मिट्टी की बात कर लेते हैं, सॉइल की बात कर लेते हैं। बिहार में मिट्टी के बारे में, मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं हिंदी में, और पेडोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। तो कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि मिट्टी के अध्ययन को या मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है, सभी को पता है, जहां पर 90% जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी प्रधानता पाई जाती है। अब इसमें भी उत्तर बिहार की मिट्टी की बात किया है तो पर्वतपदी मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जड़ों मिट्टी पाई जाती है और नवी जड़ों मिट्टी के अंतर्गत आता है। वहीं दक्षिणी बिहार मिट्टी की बात किया तो टॉल मिट्टी, कगारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जो है पाई जाती है। अब आता है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऑफ वन्यजीव अभयारण्य। अब बिहार में सभी को पता होना चाहिए नेशनल पार्क केवल एक है, कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। केवल बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एग्जाम में आता है और फंसा देता है। और ये किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। यहाँ पर भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य की बात किया मुंगेर जिले में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार की बात किया गया जिले में है। कांवड़ झील वन्यजीव विहार की बात किया बेगूसराय जिले में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात किया रोहतास जिले में है। नागी और नकटी डैम पक्षी विहार की बात किया जमुई जिले के अंतर्गत आता है। और ये दोनों आपके किसमें घोषित किए गए? कमेंट करके मुझे बताओ किसमें घोषित जो है किए गए हैं। बिहार के अन्य वन्यजीव अभयारण्य की बात किया है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर जिले के अंतर्गत है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में आता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही पाया जाता है। कुशेश्वर वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा जिले में है और बरोला सलीमली पक्षी अभयारण्य वैशाली जिले के अंतर्गत आता है।
बिहार में अगर बात किया है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, याद रखना है 2021 के अनुसार बात कर रहे हैं, बिहार का जो वनावरण है वो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 7.84% का स्थान आता है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, लगभग 1.03% की वृद्धि बिहार में आई है। राज्य का वृक्षारोपण की बात किया है तो 2341 वर्ग किलोमीटर में राज्य का वृक्षारोपण के अंतर्गत आता है। और ये कौन सी रिपोर्ट है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कह रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में नई रिपोर्ट ना पूछकर उसके प्रीवियस रिपोर्ट पूछ ली जाती है, इसलिए हमने 2021 के बारे में बता दिया है, क्योंकि 2023 में तो सबको रट लिया होगा, लेकिन 2000 क्या पता 21 पूछ लिया जाए तो फंस जाओगे। बिहार में जिलों में अगर बात की जाए आपके बनावरण के मामले में, तो बिहार में सर्वाधिक बनावरण वाले जिले कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में बात की जा रही है। कैमूर जिला, पश्चिमी चंपारण जिला और रोहतास जिला, ये क्षेत्रफल में बिहार में सर्वाधिक बनावरण वाले जिले हैं। बिहार में सबसे कम बनावरण वाले क्षेत्रफल में अगर बात की जाए, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ये सबसे कम बनावरण जिले आपके बिहार में देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बिहार में जिलों में बनावरण प्रतिशत के अनुसार, किसकी बात की जा रही है? प्रतिशत के अनुसार बात की जा रही है। बिहार में सर्वाधिक बनावरण जिले प्रतिशत में अगर बात की जाए तो कैमूर जिले में 31.56% है, जमुई जिले में 21.34% है और नवादा जिले के अंतर्गत 20.72% आता है, जो कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा बनावरण जिले हैं। बिहार में सबसे कम बनावरण वाले जिले प्रतिशत में बात किया है तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान, ये सबसे कम बनावरण वाले जिले बिहार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम बिहार में वनों का प्रतिशत क्षेत्र में अगर बात की जाए कि वनों का प्रतिशत क्षेत्र कौन सा है, तो 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत बहुत घने वन 249.34 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण जिला आता है। मध्यम रूप से घने वन में 548.47 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी चंपारण आता है और खुले वन में बात किया है तो 571.73 वर्ग किलोमीटर में कैमूर जिला के अंतर्गत यह आता है। इसके बाद बिहार में वन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाले हैं, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, 153 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यह गैंडा प्रजनन केंद्र के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि संजय गांधी कितने एकड़ में फैला है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि गैंडा प्रजनन केंद्र ऐसा कौन सा है जो एशिया का सबसे बड़ा है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। राजगीर में क्या है? जू सफारी की स्थापना की गई है। तीसरा है कि बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या की बात किया तो 54 है। केवल 54 बाघों की संख्या बिहार में देखने को मिल जाती है। बिहार में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट की बात किया है। बिहार एक मैदानी राज्य है और बाढ़ आपदा जो है यहाँ की एक प्रमुख आपदा के रूप में इसको जाना जाता है। बिहार के 38 जिले हैं। 38 जिलों में से 28 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित जिलों के रूप में आते हैं। याद रखना है बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 जिलों में से 28 तो ऐसे जिले हैं जहां पर क्या आती है? बाढ़ प्रभावित जिले हैं। और 28 जिलों में से 15 जिले ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रभावित रहते हैं और 13 कम बाढ़ से प्रभावित जिले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिहार में बाढ़ के दो प्रमुख कारक माह में अत्यधिक वर्षा होना सबसे ज्यादा बिहार में कारण है कि 2 माह जो है अत्यधिक वर्षा हो जाती है और इसीलिए वहां पर बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाता है, इसलिए जल प्रबंधन का अभाव होना और तटबंधों का टूटना जिससे बाढ़ का प्रमुख कारण यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की अगर बात की जाए, बिहार एक कैसा राज्य है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य की श्रेणी में आता है, जहां पर 96% भूभाग मैदानी राज्य की श्रेणी में फैला हुआ है। बिहार में लगभग 70% श्रमिक कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में लगे हुए हैं। सीधी सी बात यह है कि मतलब कि 70% जो श्रमिक हैं कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कि उसके ही सहायक क्षेत्र पर कार्य करते हैं। बिहार में कुल भूभाग कृषि की बात किया है, शुद्ध बुवाई का 54.2% है। कुल आकर्षक कृषि का 45.8% क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे बिहार के कुल भूभाग कृषि प्रधान कृषि सघनता वाला राज्य है, जिसमें सकल फसल क्षेत्र की बात किया तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बुवाई क्षेत्र 50.77 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर है और फसल सघनता 144% पाई जाती है। अब ये फसल सघनता याद कर लो, कभी कभी एग्जाम में आता है, क्योंकि अभी एग्जाम पिछली बार हुआ था जिसमें पूछा गया था कि बिहार में फसल सघनता कितनी है, तो 144% है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में फसल उत्पादन से संबंधित बात कर लेते हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल की बात की है तो चावल है।
बिहार में सबसे ज्यादा क्या चीज उपजाई जाती है? चावल को उपजाया जाता है। और दूसरी प्रमुख जो फसल है बिहार में वो गेहूं उपजाई जाती है। तो पहले नंबर पर आपकी जाती है यहाँ पर चावल, और दूसरे नंबर पर गेहूं को जो है यहाँ पर उत्पादन जो है किया जाता है, उपजाया जाता है। बिहार में फसल उत्पादन में प्रकार की बात करें, रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू और जौ को उपजाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। वहीं खरीफ फसल के अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर की खेती की जाती है। और जायद फसल जिसे नगदी फसल कहते हैं, इसके अंतर्गत मक्का, तरबूज, काकड़ी, मूंग और लोबिया की खेती को किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर बिहार की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो केला, आम और अमरूद, ये तीन प्रमुख फसलें बिहार में पाई जाती हैं। और बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन की बात किया तो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत किया जाता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन में किशनगंज जिले आता है। किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। अब हम बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र की बात कर लेते हैं कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो पटना में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो बक्सर में है। कांटी ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करें तो मुजफ्फरपुर में है। कलवारी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो बांका जिले में है। और नबीनगर ताप विद्युत परियोजना की बात करें औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो आपकी ये सभी ताप विद्युत केंद्र हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आता है बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं। और बिहार में टोटल जो है कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में चालू है, जिनमें से 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब ये किस जिले में है? जैसे पूर्वी गंडक परियोजना या पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण जिले में है। सोन पश्चिमी नहर रोहतास जिले के अंतर्गत आती है। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद जिले में। कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल जिले में। अनूगुर जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में। देलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में आती है। त्रिवेणी नहर परियोजना पश्चिमी चंपारण में। साबर जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। बेलसर जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल जिले में। सरघिंडी जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। और जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास जिले में। एक चीज कॉमन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, रोहतास जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजना आती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ए रोहतास की दे दे, बी रोहतास और सी रोहतास, और डी ऑप्शन किसी और जिले की दे दे, तो आप वहां पर फंस सकते हो। तो याद रखना है रोहतास में सबसे ज्यादा है, तो इनको थोड़ा सा याद कर लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके बाद बिहार में केंद्र सरकार के कुछ उपक्रम चल रहे हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। जैसे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है, जो कि बिहार में लेकिन केंद्र सरकार नियंत्रण में करती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड माकापा में है। रेल विद्युत इंजन कारखाना मधेपुर में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारहद में है। और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मड़ोरा में है। और ये सभी आपके बिहार में है लेकिन केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इसके द्वारा बात किया बिहार सरकार में, और बिहार में ही एक उपक्रम है जो बिहार सरकार के नियंत्रण में चलाई जा रही है। जैसे बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन पटना में है। लेकिन बिहार स्टेट स्पन सिल्क की बात किया ये आपका केवल भागलपुर में है। जबकि बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये भी पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी आपका पटना में है। केवल एक इसमें आपका भागलपुर में, बाकी सब आपके पटना में ही स्थित है, और यह बिहार सरकार के नियंत्रण में उपक्रम चल रहे हैं। इसके बाद बिहार में कुछ औद्योगिक इकाई क्षेत्र हैं, जैसे चमड़ा। चमड़ा के लिए पटना और मुजफ्फरपुर जाना जाता है। चीनी उद्योग के लिए बात किया तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण प्रसिद्ध है। इसी तरह कागज के लिए समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा फेमस है। रेशम उद्योग के लिए भागलपुर फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए गया, पटना, सिवान और भागलपुर प्रसिद्ध है। समेट के लिए रोहतास प्रसिद्ध है। उर्वरक के लिए बात किया तो बरौनी, बेगूसराय फेमस है। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, पूर्णिया, पटना फेमस है। कालीन के लिए ओबरा, औरंगाबाद फेमस है। तेल शोधन के लिए बरौनी फेमस है। और औषधि के लिए मुजफ्फरपुर और पटना औद्योगिक इकाई क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो कभी कभी आपकी औद्योगिक इकाइयां मिलाने के लिए भी आ जाती हैं, इनको भी ध्यान रख सकते हो। अब बिहार में हम सड़क परिवहन की बात कर लेते हैं। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई में बिहार में देश का स्थान पूछा है तो 8वें स्थान पर पूरे भारत में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो 5,947.84 किलोमीटर है। अब सड़क परिवहन की बात किया तो रेल परिवहन की भी बात कर लेते हैं। रेल परिवहन में बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान किया गया था।
याद रखना है, रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। जिस तरह सड़क परिवहन में 8वां स्थान है, उसी तरह रेल परिवहन में भी 8वां स्थान है। बिहार में 4 रेल मंडल हैं: सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल एवं कटिहार मंडल। बिहार में एकमात्र रेल जोन भी है, जिसे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में स्थित है, याद रखना है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का जो आपका उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी, याद रखना है 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 फरवरी 2019। अब हमने रेल परिवहन की बात की, सड़क परिवहन की बात की, तो जल परिवहन की बात कर लेते हैं। गंगा नदी में हल्दिया से लेकर इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग का जो बृहद भाग बिहार से, बक्सर से, भागलपुर से है, गुजरता है, रखना है। और पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना भी की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग भी है, एक आपका बर्री घाट से महादेवपुर तक है, दूसरा मोकामा से बरौनी तक है। तो यहां पर हमने अभी तक सड़क, रेल और जल की बात कर ली, तो वायु परिवहन कैसे छोड़ दें। वायु परिवहन की बात किया तो वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में की गई थी। बिहार में कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, गयाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है, जोगनबनी हवाई अड्डा जोगनबनी अररिया जिले में है, रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है, चूनापुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, बिहार में पलटन उद्योग की बात की है, तो बिहार में पलटन उद्योग का जो लोगो की बात किया है, विल्सफुल विहार। विल्सफुल विहार जो है बिहार में पलटन उद्योग का लोगो है। और बिहार में पलटन के कई सर्किट हैं, जैसे बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, इको सर्किट, रामायण सर्किट और आपका सिख सर्किट। ये 6 सर्किट बिहार में पलटन के क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 6 के 6 सर्किटों की हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बौद्ध सर्किट की बात करेंगे बिहार में। तो बौद्ध धर्म के सभी महत्व के पवित्र स्थलों को इसमें स्थान शामिल किया जाता है, जैसे महाबोधि मंदिर गया में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में है, सजातागढ़ स्तूप गया में है और अशोक स्तूप वैशाली में है। ये सभी आपके बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जो है आते हैं। इसी तरह जैन सर्किट की बात की जाए तो जैन धर्म से संबंधित पवित्र स्थलों को मिलाने वाले स्थानों को जैन सर्किट में आता है। बिहार के 12वें तीर्थंकर वासुपूज और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान आपका बिहार में अंतर्गत ही आता है। जैन मंदिर आपका एक पावापुरी नालंदा में है, दूसरा जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली में है, एक जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में है और चौथा आपका लाछीहर जमुई में आपके जैन सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब आता है बिहार में रामायण सर्किट। अगर रामायण सर्किट की बात किया तो बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है और बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर और स्थल मौजूद हैं। ये सभी आपके हिंदू धर्म या रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। जैसे सीता कुंड सीतामढ़ी में है, अहिल्या कुंड दरभंगा जिले में है, रामशिला की बात की जाए, रामशिला की बात किया है तो गया में है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है और प्रेतशिला आपके गया में स्थित है। अच्छा, बिहार में एक पलटन में सिख सर्किट भी आता है। सिख सर्किट के अंतर्गत 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रही है पटना और इन्हीं में से एक आपको माना जाता है। तख्त श्री हरिमंदिर पटना में है, गुरुद्वारा गुरुबाग पटना में है, गुरुद्वारा हंडी साहब पटना में है, कंगन घाट आप कहेंगे पटना में है, प्रकाश कुंज पटना में, गुरुद्वारा बाल लीला पटना में। लेकिन बात की जाए तो पटना में सिख सर्किट में पटना के अंतर्गत ही इसको देखा जाता है। पलटन में जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वो आता है इको सर्किट। क्या आता है? इको सर्किट आता है, जो इको के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार प्राकृतिक छटा, जैव विविधता और पहाड़, झरने, हरियाली, मनमोहक दृश्य से भरपूर है। याद रखना है, बिहार में आपकी ऐसी पहाड़, झरने, हरियाली बहुत मिलती हैं। अब इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, बराबर की गुफाएं जहानाबाद में है, भीम बद्ध अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है, घोड़ा कटोरा राजगीर में है, कांवर झील बेगूसराय में है और ककोलत झरना आपके नवादा जिले के अंतर्गत जो है आता है। और ये सभी आपके इको पर सर्किट में आते हैं, है ना, इको सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आता है कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के कितने स्थलों को मान्यता प्राप्त है। तो बिहार के 2 स्थल ऐसे हैं जो आपके यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल की है। पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 में शामिल किया था और दूसरा है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल जो कि 2016 में इसको शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बौद्ध धर्म से सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की यहाँ पर बोध गया में यहीं पर हुई थी। नालंदा महाविहार की बात किया तो इसका निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा यह शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो है किया हुआ था।
अब हम यहाँ से अभी तक हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की बात कर ली है। अब यहाँ पर हम बिहार की कुछ पॉलिटी से संबंधित बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार विधानसभा का जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 170 में वर्णन किया गया है। 7 फरवरी 1921 को विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधानमंडल परिषद की पहली बैठक की गई थी। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 निश्चित की गई है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। टोटल 40 सीटों को यहाँ पर जो है आरक्षण में रखा गया है। अब इसी तरह बिहार में द्विसदनी विधानमंडल है तो विधान परिषद का भी आता है और बिहार राज्य विधायिका द्विसदनी है जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह रखना है। और विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में की गई थी और इसी आधार पर 2013 में विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन भी किया गया था। विधानसभा में कुल सीटों की वाक्य 75 है और विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ही रहता है। विधानसभा का 170 में, विधान परिषद का 171 में किया जाता है। बिहार की राज्य व्यवस्था में कुछ फैक्ट की बात की जाए तो बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 में की गई थी और 1912 में पृथक बिहार राज्य का उदय हुआ। प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में किया गया था और विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की आम व्यवस्था की गई थी। याद रखना है 98 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 30 सीटों पर मुस्लिम लीग के द्वारा जीत दर्ज की गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव की बात किया 1952 में किया गया था। बिहार में विधानसभा 330 सीटों पर चुनाव हुआ था और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उनकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है, जैसे ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस थे, लेकिन स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी रही हैं और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। ये आपके फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं, रखना है। इसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ फैक्ट की बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया। पंचायत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में लागू भी किया गया था। पंचायत स्तर 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उन तीनों ही स्तरों पर महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को 2001 से यह कार्यरत है, याद रखना है। बिहार में अगर नगरीय प्रशासन की बात की जाए तो बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है, जिसमें नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 को लागू किया गया है। नगर निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन का 5 वर्षों के सदस्यों के तौर पर किया जाता है। अच्छा, बिहार में नगर न्यायपालिका की बात किया है तो राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, जो कि शीर्ष न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स कैनियार थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश कार्यरत है। बिहार की न्यायिक न्याय व्यवस्था में जिला और अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय जो है कार्य करता है। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था की बात किया, राज्य का मुख्य सचिव होता है, प्रमंडल में आयुक्त कमिश्नर प्रमुख होता है, जिला में जिलाधिकारी डीएम प्रमुख होता है, अनुमंडल में अनुमंडल अधिकारी एसडीओ प्रमुख है और प्रखंड में प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ प्रमुख होता है। अंतिम आता है बिहार में कला और संस्कृति की स्थापत्य कला के दौरान कुछ फैक्ट। मौर्य काल के दौरान राज प्रसाद भवन, स्तंभ, स्तूप, गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना में कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के अवशेष मिले हैं। बिहार में लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरिराज, रामपुरवा से अशोक के स्तंभ पाए गए हैं। बरावर एवं नागार्जुन की पहाड़ी गुफाओं का निर्माण भी करवाया गया है। बिहार में 1617 ईस्वी में शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। पटना का राजभवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण नवीन यूरोपीय शैली के आधार पर जो है करवाया गया है। तो हमने अभी तक यहाँ पर अपने 71 टॉप टॉपिक पर जो है फैक्टों को याद किया है। याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब आपके हमने इसी चैनल पर आपका एडुटेरिया का पूरा बुक को कवर किया था, आप चाहो तो उसको भी वीडियो देख सकते हो। हमने 6 घंटे की वीडियो बनाई है, चैनल पे डली हुई है। साथ में हमारा ऐप भी आज का, जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो गया, पीडीएफ हो गया, मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।